तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हल कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंट एमसीक्यूज। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है, बाकियों से अलग कैसे हैं? तो सुनिए, हमारे एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज के सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को 100% कवर करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण, मिलान वाले प्रश्न और निम्न कथनों पर विचार करें जैसे सवाल, जो आजकल एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, हम सिर्फ सवाल हल नहीं करवाते, बल्कि आपको मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे खास बात, आपको मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो कोई 10-12 घंटे की मैराथन नहीं है। ये है शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी कम समय में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स स्टार्ट। वर्ष 2015 में भारत सरकार एनएसओ ने राष्ट्रीय आय की मुख्य गणना के संबंध में क्या सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव किया था? वर्ष 2015 में भारत सरकार का जो एनएसओ संगठन है, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है, उसने मुख्य गणना को फैक्टर कॉस्ट से बदलकर बाजार मूल्य पर यानी मार्केट प्राइस पर कर दिया। जो नेशनल इनकम की गणना मतलब कि कई सारी चीज़ें उसने स्टार्ट की, जैसे जीबीए की शुरुआत किया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो बेसिक प्राइस पे निकलता है। वैसे जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कर दिया गया और जो राष्ट्रीय आय की मुख्य गणना थी उसको फैक्टर कॉस्ट से बदल करके बाजार मूल्य पर कर दिया। 2015 में भारत ने वैश्विक मानकों के लिए हेडलाइन जीडीपी की गणना कारक लागत फैक्टर कॉस्ट के बजाय बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि किस सन में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट बदल कर मार्केट प्राइस पर कर दी। हालांकि राष्ट्रीय आय की गणना तो फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है, वो वास्तव में ये जीडीपी को पूछना था, इसका संबंध जीडीपी से था। सकल मूल्य वर्धित जीबीए के संदर्भ में जो बेसिक प्राइस होता है वह क्या होता है? देखो, बेसिक प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बेसिक प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेज माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। ध्यान रहे, यहाँ उत्पादन कर की बातें हो रही हैं, उत्पाद की नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं, हाँ, अगर आप बेसिक प्राइस में उत्पाद कर को जोड़ देते हैं और उत्पाद सब्सिडी को घटा देते हैं तो आपको मार्केट प्राइस निकल के आएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स और उत्पाद कर यानी प्रोडक्ट टैक्स में क्या मुख्य अंतर होता है? उत्पादन कर वस्तु की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। आपने कोई फैक्ट्री खोली, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका प्रोडक्शन टैक्स लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट टैक्स तभी लगेगा जब आप वहाँ पे कोई माल बनाएंगे। जैसे आपने कोई बिस्कुट की फैक्ट्री खोली, सिर्फ फैक्ट्री खोलने के लिए जो आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और जो रजिस्ट्रेशन देते हैं फीस, वो सब प्रोडक्शन टैक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट्री खोल के छोड़ दिए तो प्रोडक्शन टैक्स तो लग गया, पर उत्पाद प्रोडक्ट टैक्स नहीं लगेगा। जब तक आप कोई उत्पाद नहीं बनाते हैं तब तक प्रोडक्ट टैक्स नहीं लगेगा, और जितना उत्पाद बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट टैक्स लगेगा। उत्पादन कर व्यवसाय करने पर लगता है, जैसे लैंड रेवेन्यू, जबकि उत्पाद कर सीधे वस्तुओं की बिक्री या मात्रा से जुड़ा होता है, जैसे कि जीएसटी एक प्रोडक्ट टैक्स है। बुनियादी मूल्यों पर जीबीए एट बेसिक प्राइस से बाजार मूल्य यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुंचने का सही समीकरण क्या है? अगर आप मतलब जीबीए एट बेसिक प्राइस से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो जो जीबीए बेसिक प्राइस है उसमें प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। बुनियादी मूल्यों पर जीबीए में जब उत्पाद करों को जोड़ते हैं और उत्पाद सब्सिडी को घटा देते हैं तो बाजार मूल्य पर कुल जीडीपी प्राप्त होती है। क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर जीडीपी की तुलना करने पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। नॉमिनल रेट पर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीपीपी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। ये नॉमिनल रेट पर जो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है
ये हो सकता है कि चेंज हो गया हो वर्तमान में, पर पीपीपी वाला तो अभी भी भारत तीसरे स्थान पे है। एक बार चेक कर लेना। कौन सी संस्था वैश्विक स्तर पर पीपीपी विनिमय दरों की गणना हेतु अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम का संचालन करती है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वैश्विक स्तर पर आईसीपी के तहत सभी देशों की पीपीपी यानी कि पीपी क्या है, पर कैपिटा नहीं या क्या बोलते हैं उसको, पीपीपी दरों का डेटाबेस तैयार करता है। इसका फुल फॉर्म मैं बोलिए अभी बताओ, अभी पढ़ के आ रहे हैं तब तक। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में से वर्तमान में कुल जीवीए में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? टर्सरी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। वर्तमान से में सेवा क्षेत्र का देश का कुल जीबी में लगभग 53 से 55% योगदान है, जो कि सबसे अधिक है। जबकि रोजगार मतलब इसमें जो शामिल है बस 30% ही लोग शामिल हैं। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यबल आज भी कृषि पर निर्भर है, जबकि उसकी जीडीपी में हिस्सा मात्र 18 से 20% है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में योगदान 43 से 45% है, पर आज भी मतलब उसका जीडीपी में योगदान मात्र 18 से 20% है। पर कार्यबल के क्षेत्र में देखें तो 43 से 45% लोग उसमें शामिल हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर में हमारे 43 से 45% लोग शामिल होकर सिर्फ जीडीपी में 18 से 20% ही योगदान दे पा रहे हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा विरोधाभास है। इतने अधिक लोग मिलकर के सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सकल नियत पूंजी निर्माण जीएफसीएफ का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था में किससे होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल भौतिक बुनियादी खर्चे या ढांचे, मशीनें, कारखाने, हाईवे के लिए निवेश है। जीएफसीएफ निवेश का ठोस रूप है जो दर्शाता है कि देश में कितनी नई अस्थायी संपत्तियों का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है? वानिकी और लट्ठे बनाना, खनन और उत्खनन करना, गैस जल आपूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं, ये सेवाएं नहीं शामिल की जाती हैं। बिजली, गैस और जल आपूर्ति को द्वितीय क्षेत्र के तहत गिना जाता है, प्राथमिक नहीं। यदि देश प्राकृतिक संपदा के दोहन से कमा रहा है तो वास्तविक सेहत जानने के लिए जीएनपी की तुलना में एनएनपी क्यों अधिक प्रासंगिक हो जाता है? कह रहा है कि यदि देश प्राकृतिक संपदा के दोहन से कमा रहा है तो वास्तविक सेहत जानने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि एनएनपी में विदेशी कंपनियों का टर्नओवर शामिल होता है। क्योंकि एनएनपी प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और मशीनरी की घिसावट को घटाकर असली मूल्य दिखाता है। सही बात है। जीएनपी में क्या शामिल होता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। पर एनएनपी क्या होता है? सिर्फ भारतीय लोग शामिल होते हैं उसमें, और सिर्फ भारतीय लोग नहीं, उसमें से डिप्रिसिएशन, जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन घिसावट को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। इसीलिए जो एनएनपी होता है वह देश की प्राकृतिक संपदा के वास्तविक सेहत जानने के लिए अच्छा होता है। शुद्ध यानी कि नेट मूल्य देश की वास्तविक आय को सामने लाता है, क्योंकि इसमें से डिप्रिसिएशन घट चुका होता है। जीडीपी में वृद्धि होना अनिवार्य रूप से नागरिकों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करता। जीडीपी केवल मूल्य मापती है, यह आय के वितरण अमीर गरीबी की खाई को नहीं दर्शाती। एकदम सही बात है। जीडीपी में वृद्धि होना, सिर्फ जीडीपी में वृद्धि होने से यह कंफर्म नहीं हो पाता कि नागरिकों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई है या नहीं। क्योंकि जीडीपी क्या है, सभी को मिला करके बताता है। इसमें अमीर और गरीब के बीच कितनी बड़ी खाई है इस बात को अनुभव नहीं करा पाता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। यदि देश की 90% संपत्ति 1% अमीरों के पास हो तो भी जीडीपी बढ़ सकती है। यह सामाजिक समानता का नहीं मापता। एनएसएसओ मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा का संग्रह करता है? जो हमारा एनएसएसओ है यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र, रोजगार और परिवारों के घरेलू उपभोग व्यय को व्यापक सर्वेक्षण डेटा का संग्रह करता है। एनएसएसओ सैंपल सर्वे करता है जो परिवारों के उपभोग व्यय और असंगठित क्षेत्रों की स्थिति को दर्ज करता है।
जीडीपी गणना के आधार वर्ष बदलने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे, नई वस्तुओं के उपभोग और नए पैटर्न के सूचकांक में शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समय के साथ अपनी पुरानी वस्तुएं बाहर और नई तकनीक अंदर आती है। सही मूल्यांकन के लिए बेस ईयर बदलना जरूरी है, जैसे कि 2011-12 से बेस ईयर 2022-23 हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का वह वैश्विक मानक ढांचा कौन सा है जिसके दिशा निर्देशों पर देश राष्ट्रीय आय का लेखांकन करता है? जो है संयुक्त राष्ट्र का एक राष्ट्रीय खातों का प्रणाली है, एक सिस्टम में 2008 का, जिसके दिशा निर्देशों पर देश राष्ट्रीय आय का लेखांकन करता है। संयुक्त राष्ट्र का जो SNA 2008 है वह नियमावली है जो पूरी दुनिया में जीडीपी गणना में एक रूपता लाती है। भारत में कौन सा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसकी गणना NSO के लिए चुनौती है? भारतीय रेलवे और बैंक, शेयर बाजार और आईटी कंपनियां, रेहड़ी पटरी वाले छोटे किसान और दिहाड़ी मजदूर, ये लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र का कोई लिखित टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष सर्वे पर निर्भर कराना पड़ता है। यदि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन राष्ट्रीय बचत गिर रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भविष्य में निवेश के लिए घरेलू पूंजी की कमी होगी और देश को विदेशी कर्जों पर निर्भर रहना है। जीडीपी तो बढ़ रही है पर जो राष्ट्रीय बचत है वो गिर रही है, तो हमें भविष्य में निवेश के लिए घरेलू पूंजी की कमी होगी और देश की विदेशी कर्जों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज की बचत कल का निवेश है। बचत कम होने पर देश को बाहर से कर्ज लेना पड़ता है। कथन 1, ग्रीन जीडीपी में केवल वनों की कटाई घटाई जाती है। कथन 2, पर्यावरण ह्रास के मौद्रिक मूल्यांकन के लिए कोई सटीक वैश्विक पद्धति नहीं है। केवल कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि प्रदूषण और जैव विविधता भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी ग्रीन जीडीपी में हम वनों की कटाई ही नहीं जोड़ते, वो घटाते, बल्कि प्रदूषण को भी ध्यान रखते हैं और जैव विविधता को भी ध्यान रखते हैं। बाकी कथन 2 सही है। व्यय विधि में निजी अंतिम उपभोग व्यय का क्या अर्थ है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परिवारों द्वारा दैनिक आवश्यकताओं पर किया गया कुल खर्च ही PFCF कहलाता है। PFCF जीडीपी की रीढ़ है। हमारी कुल मांग का लगभग 60% हिस्सा इसी घरेलू खर्चे से आता है। भारत सरकार का MCA21 डेटाबेस जीडीपी में क्यों क्रांतिकारी साबित हुआ? यह पंजीकृत कंपनियों की बैलेंस शीट डिजिटल रूप से NSO को देता है, जिससे कॉर्पोरेट जीडीपी सटीक हो जाती है। 2015 के बाद इस पोर्टल का डेटा उपयोग करने से भारतीय कंपनियों के वास्तविक उत्पाद के आंकड़े तुरंत मिलने लगे। यही कारण है कि भारत सरकार जो MCA21 डेटाबेस है वो जीडीपी में क्रांतिकारी साबित हुआ। यदि व्यापार घाटा है लेकिन प्रवासियों का प्रेशर रेमिटेंसेज बहुत अधिक है तो क्या होगा? यदि व्यापार में घाटा है, रेमिटेंसेज बहुत अधिक है, तो इस धनात्मक प्रेशर के कारण देश का GNP उसके जीडीपी की तुलना में मजबूत स्थिति हासिल करेगा। प्रेशर NFIA का हिस्सा है। पैसा बाहर से आने पर यह सीधे GNP को बढ़ा देता है, क्योंकि GNP बड़ा होता है GDP प्लस NFIA। NFIA अधिक है, पॉजिटिव है, तो GNP जो होगा वो GDP से अधिक होगा, GNP को बढ़ा देगा। कौन सा कारक प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा नहीं है? किराया, ब्याज, वेतन और मजदूरी लाभ। अरे कौन सा कारक प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा नहीं है? ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा वेतन और मजदूरी नहीं है। वेतन कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, जबकि किराया, ब्याज और लाभ मिलकर प्रचालन अधिशेष बनाते हैं। इनको हम प्रचालन अधिशेष कहते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं आप कि वो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, पर जो वेतन और मजदूरी होता है ये नहीं आता है। विकास के पैटर्न के अनुसार देश की विकसित होने पर जीडीपी में क्या प्रवृत्ति दिखती है? कृषि का हिस्सा लगातार घटता है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है। जैसे जैसे देश ग्रोथ होता रहता है, देश का ग्रोथ होता है, देश विकसित होता है, वैसे वैसे कृषि का हिस्सा घटता जाता है। क्लार्क फिशर थ्योरी, इसी को क्लार्क फिशर थ्योरी कहते हैं, क्योंकि क्लार्क फिशर थ्योरी के अनुसार विकास के साथ श्रम कृषि से घटकर उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में चला जाता है। यदि जीडीपी में मध्यवर्ती उपभोग को शामिल कर ले तो क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को शामिल कर ले तो जीडीपी कृत्रिम रूप से बढ़ जाएगी, जिसे हम दोहरी गणना का भ्रम कहते हैं।
मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कि आटा, अंतिम वस्तु क्या था ब्रेड, पर मध्यवर्ती वस्तु था आटा। अंतिम वस्तु ब्रेड में पहले से जुड़ी हुई थी, अगर अलग से जोड़ देंगे तो 2 बार गणना हो जाएगी। शेयर और बॉन्ड की खरीद को जीडीपी के निवेश में शामिल नहीं करते। यह केवल वित्तीय दावों का हस्तांतरण है, कोई नई भौतिक संपत्ति नहीं होती। सही बात है, जो शेयर आप खरीदते हैं या जो बॉन्ड आप खरीदते हैं वो उसे जीडीपी में के निवेश में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई उत्पादन नहीं होता, कोई भौतिक संपत्ति नहीं बनती। यह सिर्फ वित्तीय दावों का हस्तांतरण है। शेयर बाजार में पुराने शेयर खरीदना केवल ओनरशिप का बदलना है, इसे जमीन पर कोई नई फैक्ट्री नहीं बन जाती। किस आय को राष्ट्रीय आय में वैध रूप से शामिल किया जाना चाहिए? किसी कंसल्टेंट को सेवा के बदले मिलने वाली फीस, जो कंसल्टेंट होता है उसको जो सेवा के बदले फीस मिलती है उसको राष्ट्रीय आय में वैध रूप से शामिल करना चाहिए। कंसल्टेंट की फीस उसकी वास्तविक उत्पादक एक कारक आय है, फैक्टर कॉस्ट है। बाकी सब हस्तांतरण या आकस्मिक लाभ। बाकी सबका मतलब ये जो कबाड़ बेचने से मिली राशि, सट्टे में जीती राशि, उपहार, ये सब आकस्मिक लाभ है, यह हस्तांतरण लाभ है। यदि वास्तविक जीडीपी विकास दर नकारात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? जीडीपी विकास दर है वो नकारात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? वस्तु की वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, मंदी का संकेत है, उत्पादन कम हो रहा है, यानी कि देश का ग्रोथ नहीं है, माइनस में चला गया है, इसलिए जीडीपी नकारात्मक है। जीडीपी विकास दर नकारात्मक है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी का माइनस में जाना सीधे तौर पर भौतिक उत्पादन घटाने को दर्शाता है। पूंजी उपभोग भत्ता किसे दर्शाता है? कैपिटल कंजप्शन अलाउंस किसे दर्शाता है? पूंजी उपभोग भत्ता। मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को दर्शाता है। यह डिप्रिसिएशन का ही एक तकनीकी नाम है। कभी कभी पूछ सकते हैं निम्न में डिप्रिसिएशन को कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। कब प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी तेजी से बढ़ सकती है भले ही गरीबी बनी रहे? भाई नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? करंट ये प्राइस को होता है। जब तीव्र महंगाई इन्फ्लेशन होगा तो कीमतें आसमान छू लेंगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएंगी। नॉमिनल जीडीपी चालू कीमतों पर होती है, इसलिए महंगाई बढ़ने पर झूठा बड़ा आकार दिया जाता है। अतः प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी तेजी से बढ़ सकती है भले ही गरीबी बनी रहे। राष्ट्रीय आय में उत्पाद सब्सिडी का सटीक उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय आय में उत्पाद यानी सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी का सटीक उदाहरण कौन सा है? फैक्ट्री लगाने के लिए एक मुफ्त सहायता, यूरिया को प्रति बोरिया एलपीजी सिलेंडर पर जो डायरेक्ट छूट मिलता है वो प्रोडक्ट सब्सिडी कहलाता है। जो सब्सिडी सीधे वस्तु की बिक्री मात्रा से जुड़ी होती है उसे उत्पाद सब्सिडी कहते हैं।